हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है रिजिड रोटर। ठीक है, रिजिड रोटर बहुत अच्छा टॉपिक है, फिजिकल केमिस्ट्री का है। इसको आपको बताते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे आपको बता रहे हैं। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम परिभाषा। ठीक है, कुछ भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमको मालूम होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे उसकी डेरिवेशन है उसको सॉल्व करेंगे, उसका एनर्जी लेवल कैसे फ्लो होता है उसको देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, रिजिड रोटर। आज का वीडियो यहीं स्टार्ट करते हैं। तो परिभाषा देखते हैं। परिभाषा मैंने पहले से लिख चुका हूँ। ठीक है, तो परिभाषा क्या है, रिजिड रोटर ऐसी मॉलिक्यूल है जिसको रोटेट करने पर उसका इंट्रा मॉलिक्यूल का डिस्टेंस चेंज नहीं होता है। ठीक है, जिसको हम इंट्रा क्या करते हैं, रिजिड रोटर को जब हम रोटेट करते हैं तो उसका इंट्रा मॉलिक्यूलर का डिस्टेंस क्या होता है, रोटेट नहीं होता है ना। मतलब क्या होता है, उसके बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं, हम रिजिड रोटर कहते हैं। अर्थात हम सरल भाषा में अगर बोले तो किसी भी चीज़ को हम रोटेट करते हैं तो उसका डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होता। तो उस चेंज नहीं होता तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होता है, बॉन्ड लेंथ में भी कोई चेंज नहीं होता। बॉन्ड लेंथ में अगर चेंज नहीं होता उसी मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, हम रिजिड रोटर कहते हैं। ठीक है, रिजिड रोटर को हम स्टडी किस लिए करते हैं, तो माइक्रोवेव रीजन के लिए करते हैं। ठीक है, रिजिड रोटर का स्टडी कहाँ करते हैं, माइक्रोवेव रीजन में करते हैं। सब मैंने लिख चुका है। ठीक है, अब माइक्रोवेव एक्टिव मॉलिक्यूलर क्या होता है, माइक्रोवेव एक्टिव मॉलिक्यूलर वो होते हैं जिसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट पाया जाता है। ठीक है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोवेव एक्टिव मॉलिक्यूलर बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हमारा मेन खेल क्या है, हमारा एक डायग्राम है। हम देखते हैं, दो मॉलिक्यूल लेते हैं, दो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा हमारा, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ना। दो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हमारा क्या हो जाएगा, एक ठो ले लिए और ये ले लिए बी, माना ए और ये बी। ठीक है, अब इसमें हम मास मास मानेंगे। इसका क्या हो जाएगा, एक का मास m1, एक का मास हो जाएगा m2। ठीक है, और बीच में हमारा क्या रह जाएगा, सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी, जो दोनों पार्ट को डिवाइड करता है। यहीं पे हमारा मॉलिक्यूल एटम हमारा क्या करता है, रोटेट करता है। अब अगर हम ध्यान से देखें, अगर ये बीच में है, दोनों की दूरी को अगर आप नापें, अच्छा यहाँ से यहाँ तक की दूरी होता है, टोटल दूरी होता है r। अगर हम बीच से नापें, बीच से अगर इसको डिवाइड कर दें तो एक का दूरी हो जाएगा r1, एक का दूरी हो जाएगा r2। ये हमारा क्या हो जाएगा, r2। ठीक है, ये सेंट्रल ग्रेविटी से हम इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ये हो गया हमारा मेन। ठीक है, ये डायग्राम है, यही डायग्राम से हमको डेरिवेशन सॉल्व करना है। तो हम क्या लिए हैं, दो मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल दो लिए हैं। ठीक है, दो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल लिए हैं। क्या क्या लिए हैं, ए और बी, जिसका एक का क्या है, मास m1 है, दूसरे का मास क्या है, m2 है। और दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या है, r है। दोनों के बीच में एक सेंट्रल ग्रेविटी है जिसमें हमारा क्या होता है, एटम्स मूवमेंट करता है ना। अब ये यहाँ पे देखो, अगर दोनों के बीच से हम निकालें दूरी तो एक का होता है r1, सेंट्रल ग्रेविटी से मास 1 तक का। ठीक है, ये होता है r1 और दूसरे का होता है r2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब टोटल डिस्टेंस निकालते हैं। यहाँ से हम टोटल डिस्टेंस निकालते हैं, यहीं से हमारा डेरिवेशन स्टार्ट होता है। टोटल डिस्टेंस निकालते हैं, क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हमने क्या बताया था, r। r में r इज इक्वल टू r1 प्लस r2। टोटल डिस्टेंस में हमारा r है, लेकिन r के अंदर मिला कैसे है, r1 प्लस r2 से। ये हो गया हमारा क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखो, इसमें यहाँ से अगर देखते हैं तो यहाँ मास m1 भी है और r1 भी है। तो क्या हो जाएगा, m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। क्या है, देखो सेंट्रल ग्रेविटी को दो भाग में तोड़ते हैं तो m1 इधर भी है, r1 इधर भी है। ठीक है, अगर दोनों भाग को तोड़ते हैं तो उसमें मास 1, देखो पहला का मास है और r1 है, तो दोनों ऐसे हो जाएगा। अगर उस पार भी देखते हैं तो क्या हो जाएगा, m2 r2। ये क्या हो जाएगा, हमारा सेंट्रल ग्रेविटी हो जाएगा। अब देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, I इज इक्वल टू m1 r1 और स्क्वायर हो जाएगा प्लस m2 और r2 का ये स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, इसको हम क्या करते हैं, अपने सुविधा के लिए हम इसको क्या करते हैं, हम इसको समीकरण 1 2 देते हैं, है ना। इसका क्या हो जाएगा, समीकरण 1, इसका हो जाएगा समीकरण नंबर 2, इसका हो जाएगा समीकरण नंबर 3। आप अपने हिसाब से ABCD दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, रोमन संख्या में कुछ भी दे सकते हैं। बस ये है, हमको अगर हम जैसे बोल दिए इक्वेशन नंबर 3,
तो डायरेक्ट हमको ये आ जाएगा, हमको खोजने की जरूरत नहीं रहेगा, है ना। तो हमने अभी क्या क्या बता दिया आपको, रिजिड रोटर बताए हैं, रिजिड रोटर का उसका इंट्रोडक्शन बताए हैं। तो इंट्रोडक्शन क्या बता दिए हैं, रिजिड रोटर ऐसे मालिक्यूल है जिसको रोटेट करने पर उसका इंट्रामालिक्यूलर का डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होता है, अर्थात उसके बॉन्ड लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा, उसको हम उस मालिक्यूल को क्या बोलेंगे, रिजिड रोटर बोलेंगे। रिजिड रोटर का स्टडी हम माइक्रोवेव में करते हैं, हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, माइक्रोवेव एक्टिव मालिक्यूलर वो होते हैं जिनमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट पाया जाता है। ये हो गया, इतना हम बता दिए। उसके बाद हम क्या लिए हैं, दो डाई एटॉमिक मालिक्यूल को हम क्या किए हैं, हमने माना है, ठीक है। दो डाई एटॉमिक मालिक्यूल ए और बी मान लिए, जिसका मास m1 है, एक का मास m2 है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, हमारा r है, ठीक है। अब बीच में हमारा सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी है, सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी से अगर आधा को नापे तो हमारे उसमें मास भी है और r1 भी है, और आधा को फिर उधर मान नापे तो क्या है, हमारा m1 m2 है और r2 भी है। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा ये डायग्राम हो गया। अब इसी से हमको पूरा क्या करना है, डेरिवेशन करना है। डेरिवेशन में हम निकाल लिए, टोटल क्या निकालने हैं, टोटल डिस्टेंस होता है r में हमारा क्या क्या है, r1 प्लस r2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब सेंट्रल ग्रेविटी देखे हैं, सेंट्रल ग्रेविटी क्या होता है, सेंट्रल ग्रेविटी हम बताए ना, आधा उस पार आधा इस पार, तो दोनों क्या है, सेंट्रल ग्रेविटी होता है जो बीच से डिवाइड करता है। सेंट्रल ग्रेविटी में ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है मूवमेंट करता है ना। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से डिनोट करते हैं। इसका क्या हो जाएगा, m1r1 स्क्वायर में, ठीक है, और प्लस m2r2 स्क्वायर में। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 3, और इसी को आगे अपन सॉल्व करते हैं। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमको r1 की वैल्यू चाहिए, है ना। इक्वेशन नंबर 1 में हमको r1 की वैल्यू चाहिए, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर हमारा 1 से, 1 में क्या है हम देख लिए हैं, r इज इक्वल टू r1 प्लस r2, ठीक है। अब मेरे को r1 का वैल्यू चाहिए, तो हमको क्या करना होगा, इधर लेना पड़ेगा, तो r1 माइनस r2 हो जाएगा। देखते हैं, r1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r माइनस r2। ये हमारा इक्वेशन नंबर, ये जो आया है इक्वेशन नंबर 4 मान लो, ठीक है, या नहीं मानोगे तो भी चलेगा, आगे हम मान लेंगे, चलो ठीक है। इक्वेशन नंबर 4, इसको हमको पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में। पुट द इक्वेशन नंबर, पुट द इक्वेशन नंबर 2। हमको इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 2 में अगर पुट करते हैं तो क्या वैल्यू आता है वो बताते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा हमारा इक्वेशन नंबर 2 क्या है, हमारा इक्वेशन नंबर 2 यहाँ से लिख लेते हैं, m1 है, r1 है, इज इक्वल टू m2 है, r2 है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसी में हमको इक्वेशन नंबर 4 को पुट करना है, तो क्या है हमारा m1 और r1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, r कोष्टक में r2 हो जाएगा, इज इक्वल टू m2 r2। ये हो गया। क्या किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, यहाँ पे r1 का यहाँ पे देखो वैल्यू निकाले हैं, उसी वैल्यू को हमको यहाँ पे पुट किए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं किए हैं। अब देखो, अब इसको m1 का मल्टीप्लाई दोनों से करना है। m1 का मल्टीप्लाई, जैसे m1 का मल्टीप्लाई r से किए तो m1 r1 हो गया, माइनस m1 और क्या हो जाएगा r2, दोनों का क्या किए हैं, मल्टीप्लाई किए हैं। कोष्टक के बाहर है और कोष्टक के अंदर है, तो कोष्टक खोले हैं तो दोनों के गुणा हुआ है, बस कुछ नहीं हुआ है। उसके इक्वल टू में क्या हो जाएगा, m2 r2। अब क्या करेंगे अपन, जो माइनस वाला टर्म है उसको उधर ले जाएंगे, माइनस वाला टर्म को इधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस की जगह हो जाएगा इक्वल टू, और इक्वल टू की जगह हो जाएगा प्लस। बता रहे हैं लिख के, m1 r1, ठीक है। अब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस की जगह इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे ये इक्वल टू हो जाएगा, और m1 प्लस r2, ये प्लस हो जाएगा m2 r2, ठीक है। इसमें कुछ दिख रहा है जिसको हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो जी हाँ कॉमन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं अपन, यहाँ देख रहे हैं, क्या हो जाएगा, m1 हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा, r2 कॉमन निकलेगा। तो पहले देखते हैं, m1 r1, ये हो जाएगा हमारा m1 प्लस m2, तो ये हो गया हमारा, निकलेगा बाहर, ये हो गया। अब एक हमारा बच गया m1, और हमारा हो जाएगा r, और इंटू r2 का हमारा स्क्वायर, r2 हो गया। अब r2 को हमारा वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा, m1 r, और क्या हो जाएगा m2, m1 प्लस m2,
ये हमारा वैल्यू हो गया एक, क्या हो गया हमारा, इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लेते हैं। इसको अब बता देते हैं क्या क्या किए हैं। देखो हम कुछ नहीं किए हैं, इक्वेशन नंबर 1 से हम क्या किए हैं, आर का वैल्यू निकाले हैं। आर का वैल्यू निकालने के बाद क्या किए हैं, R1 का वैल्यू है ना, R1 का वैल्यू निकाले हैं। इसको क्या किए हैं, पुट इक्वेशन नंबर 2 में किए हैं। इक्वेशन नंबर 2 का वैल्यू हमारा ये है, मोमेंट ऑफ इनर्सी, हम सेंट्रल ग्रेविटी निकाले थे, ठीक है। इसमें ये R1 है, R1 की जगह जो वैल्यू निकाली है उसको हम पुट कर दिए, ये आया। अब इसमें क्या किए, हम मल्टीप्लाई किए हैं, कुछ नहीं किए, हम मल्टीप्लाई कर दिए, फिर माइनस वाले को हम ट्रांसफर कर दिए हैं, जिधर माइनस है उधर, ताकि हमको आगे फर्दर इक्वेशन को सॉल्व करने में हमको सहायता मिले, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है। इसको क्या किए हैं, अरेंजमेंट किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, रीअरेंजमेंट किए हैं। M1 R1 ये हो गया हमारा M प्लस और M2 ये हो गया, और R का अगर R2 का वैल्यू निकालना है तो हमारा ये वैल्यू आ गया। कुछ नहीं किया, इसी से अपन को जमाए हैं। अब सिमिलर क्या करना है, R2 के लिए निकालना है, जैसे अपन R1 के लिए निकाले हैं सिमिलर, ऐसे क्या करना है, R2 के लिए निकालना है। तो क्या हो जाएगा हमारा, सिमिलर क्या करना है, इक्वेशन नंबर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर क्या करना है 1 से R2 का वैल्यू निकालना है इस बार। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, हम आपको पहले बता चुके हैं, R+R1 और R2। अब हमको R2 का वैल्यू चाहिए, है ना, R2 का वैल्यू चाहिए, इधर इसको आपको मिटा देते हैं ताकि दिखिएगा। R2 का वैल्यू चाहिए, तो क्या हो जाएगा, R2 का वैल्यू हो जाएगा -R-R1, ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा 6। इक्वेशन देने से आपको क्या है, कोई भी इक्वेशन डायरेक्ट इक्वेशन में देखेंगे ना तो डायरेक्ट ये समीकरण ही आपको दिखेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बीएससी एमएससी चाहे जिसमें रहे ये आता ही आता है ना। तो इसको पढ़िए, और बहुत इजी है, एक बार दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आपसे बनने वाला है ये, है ना। तो R2 का वैल्यू निकालिए, R2 का वैल्यू निकाले हैं तो क्या हो गया हमारा, R-R1 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 6। इसको फिर से हमको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। इक्वेशन नंबर 2 में हमको क्या करना है, पुट करना है। ये हो गया, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ है, फिर से बता रहे हैं, M1R1 इज इक्वल टू M2 R2, ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 है ना। अब इसको क्या करना है, इसमें पुट करना है M1R1 और M2, और R2 का वैल्यू देखो, R2 का वैल्यू हमको यहाँ से लेना है, यदि यहाँ से तो क्या हो जाएगा, R-R2 R1 हो गया। कुछ नहीं करना है, सिमिलर जैसे गुणा किए थे वैसे कोष्टक खुलेगा तो गुणा होगा, R1 इज इक्वल टू M2R माइनस M2R1, ये हमारा क्या हो गया, ये गुणा किए हैं। तो अब इसको क्या करना है, हमको रीअरेंज करना है, जो माइनस वाला वैल्यू है जिसको रीट्रांसलेट करना है, ठीक है। ट्रांसलेट करके इधर ट्रांसफर करके क्या करना है बता रहे हैं, M1R1 प्लस, ठीक है, M2R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MR, ठीक है। अब इसमें जो कॉमन लेते बनता है कॉमन लेते हैं, फिर अपन क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा, M1 प्लस M2 तो निकलेगा ही निकलेगा, है ना। अब इसमें हम R1 को क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, R1, तो क्या हो जाएगा हमारा M1R1 और ये हो जाएगा R1, ठीक है। ये अपना इतना वैल्यू आ गया। अपन को R1 का वैल्यू चाहिए, R1 का वैल्यू चाहिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, M1R1 और ये हो जाएगा M1 प्लस M2, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा, सॉरी, है ना, ये M1R1। अभी इक्वेशन नंबर हो जाएगा 7, ठीक है। अब देखो इक्वेशन नंबर कितना है, 5 और 7 को इक्वेशन नंबर 3 में क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इसको क्या करना है, पुट अप करना है। क्या किए हैं अपन, देखो कुछ नहीं किए हैं, इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर 1 से क्या किए हैं, सबसे पहले R1 का वैल्यू निकाले, देन क्या किए हैं, R2 का वैल्यू निकाले हैं। दोनों का अपन क्या कर दिए हैं, इक्वेशन नंबर 2 में पुट किए हैं, पुट बस किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। तो हमारा R2 का वैल्यू आ गया, R1 का वैल्यू आ गया, है ना। तो इसी को हमको क्या करना है, अब फर्दर हमको इक्वेशन नंबर 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है, इसी में हमको पुट करना है, ठीक है। तो इतना को हम क्या करते हैं, रब कर देते हैं, आपने देख लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं, चलो ठीक है, जगह है। तो इक्वेशन नंबर 3 में क्या करना है, पुट करना है, 3 में 5 और 7 को, 5 एंड 7 को, ठीक है। तो अब क्या है हमारा, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 स्क्वेयर, M1 और R1 का स्क्वेयर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा M2 का स्क्वेयर, R का स्क्वेयर प्लस M1 प्लस M2, ये हो गया होल स्क्वेयर, प्लस यहाँ पे हो जाएगा M2 और M1
का स्क्वायर और आर का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे m1 m2 का स्क्वायर। कुछ नहीं किए हैं, केवल हमने वैल्यू रखा है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 में हम क्या किए हैं, केवल वैल्यू रखें। इक्वेशन नंबर 3 हमारा यहाँ है, देखो m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर। कुछ नहीं किए हैं, केवल वैल्यू रखे हैं। वैल्यू रख के अपन क्या करें, सॉल्व करेंगे आके। देखो m1 r1 दोनों में क्या m1 प्लस m2 दोनों में दिख रहा है, इसलिए अपन दोनों को क्या कर लेंगे, कॉमन ले सकते हैं। कॉमन ले लिए तो देखो क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे m1 हो जाएगा, है ना, और m2 हो जाएगा। और क्या कर लिए हैं, m1 प्लस m2, क्योंकि देखो दोनों का स्क्वायर है, और r का हम लोग क्या निकाल लिए हैं, ये हमारा कॉमन हो जाएगा। दोनों सेम वैल्यू दिख रहा है तो एक से एक कट जाएगा, देखो होल स्क्वायर है तो एक कट जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या, ये हम क्या का वैल्यू निकाल रहे हैं, इक्वल में आई का वैल्यू निकाल रहे हैं, आई बराबर, है ना, ये हो जाएगा m और m2, और हो जाएगा m1 प्लस m2 और इंटू आर का स्क्वायर। ये हमारा क्या है, हमारा आई का वैल्यू है। और देखो अब क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू आर का स्क्वायर। ये पूरे का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, म्यू लिख सकते हैं, है ना। एक बार फिर से आपको बता देते हैं क्या किए हैं शुरू से, है ना। देखो टोटल डिस्टेंस निकाले हैं हम, टोटल डिस्टेंस हम डायग्राम में बता चुके हैं बार बार, है ना। टोटल डिस्टेंस निकाले हैं, आर इज इक्वल टू आर क्या है, आर प्लस r1, ठीक, r1 प्लस r2 हो गया। अब सेंट्रल ग्रेविटी निकाले हैं दोनों का बीच का, m1 प्लस r1 m2 प्लस r2, है ना, इजिकल टू में है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले हैं आई, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आई इजिकल टू क्या होता है, m1 प्लस r का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 2 3, है ना। ये क्या दिए हम इसको, इक्वेशन नंबर 1 दिए थे, 2 दिए थे, अब ये 3 दिए थे, ये हमारा ये हो गया। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हमको r1 का वैल्यू चाहिए, तो हम कुछ नहीं किए हैं, इस इक्वेशन नंबर 1 से हमको r1 का वैल्यू निकाल दिए हैं। इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट किए हैं, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ से है, इसको कुछ नहीं किए हैं, m1 r1 के, है ना, m1 r1, इसको r1 का वैल्यू रखे हैं। फिर क्या किए हैं, इसका जब कोष्टक हटाए हैं तो गुड़ा हुआ है तो हमारा ये वैल्यू आ गया। फिर हम कुछ नहीं किए हैं, माइनस को ट्रांसफर किए हैं बस, है ना, रीअरेंजमेंट किए हैं। अब फिर हमारा ये आ गया r2 का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या किए हैं, जो वैल्यू आया है उसी को हम क्या किए हैं, पुट किए हैं। जगह r को निकालेंगे तो ये यहीं नीचे हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, कुछ नहीं है यहाँ पे, है ना। r2 का वैल्यू निकालोगे अगर तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, कुछ नहीं किए हैं। इक्वेशन नंबर 5 मान लिए हैं। सिमिलरली r2 का वैल्यू निकालना है, r2 का वैल्यू निकाले हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 में फिर फर्दर क्या करना है, हमको पुट करना है। पुट किए तो हमको क्या निकल गया, यहाँ पे हमारा r1 का वैल्यू निकल गया। सेम करना है, कुछ नहीं करना है, रिपीट करना है बस। अब इक्वेशन नंबर 5 और 7 को हमको क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है। तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दिए। इक्वेशन नंबर 3 हम यहाँ पे लिख चुके हैं, m1 प्लस r का स्क्वायर m2 प्लस r2 का स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है। ये यहीं पे हम क्या कर दिए, इसको जमा दिए दोनों का। देखो दोनों का हमारा क्या है, बेस क्या है, समान है, तो क्या कर लिए, कॉमन मान लिए। m1 m2 m प्लस m2 r का स्क्वायर क्या है, कॉमन हो गया। देखो दोनों टर्म्स सेम दिख रहा है, तो इसलिए दोनों क्या है, आपस में कैंसल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे होल स्क्वायर है तो एक बच जाएगा हमारे पास। अब आई इक्वल टू हम निकाल रहे हैं ना, तो m1 टू m2 प्लस अपान में क्या हो जाएगा, m2 अपान m1 m2 और r का स्क्वायर। अब ये इसको क्या कर सकते हैं, टोटल को हम इसको क्या मान सकते हैं, म्यू मान सकते हैं। म्यू का वैल्यू क्या हो सकता है, यहाँ पे बता देते हैं। म्यू बराबर क्या हो जाएगा, m1 m2 और यहाँ पे हो जाएगा m1 प्लस m2। ये क्या है हमारा, म्यू एक्चुअल में रेड्यूस मास है। म्यू क्या है, एक्चुअल में हमारा रेड्यूस मास है। इसको हटा देते हैं। म्यू क्या है, एक्चुअल में हमारा रेड्यूस मास है, रेड्यूस मास है, ठीक है। ये हमारा इतना तक के हमारा क्लियर आउट हो गया है। तो दोस्तों क्या किए हमने, देखो यहाँ म्यू तक अपन निकाल लिए हैं, म्यू का वैल्यू निकाल लिए हैं। म्यू क्या होता है, रेड्यूस मास होता है। फिर क्या किए हैं, अब देखो हमको क्या करना है, वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम निकालना है। वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, तो एल इजिकल टू होता है आई अपॉन आई इजिकल टू आई इंटू क्या होता है हमारा, ये ओमेगा होता है, इसको क्या बोलते हैं अपन, ओमेगा। तो एल क्या है, एल बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू क्या हो जाएगा हमारा ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर नहीं होगा। एल बराबर क्या हो जाएगा हमारा, आई ओमेगा। ये इक्वेशन नंबर हम इसको 8 मान लिए हैं, ठीक है। और क्या हो जाएगा, एल बराबर क्या होता है, एल बराबर क्या हो जाएगा, जे प्लस जे इंटू 1,
ये हो गया। और एनर्जी डाई एटॉमिक मालिक्यूल, एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, एनर्जी डाई एटॉमिक मालिक्यूल ईजे, इसको क्या करते हैं, ईजे से शो करते हैं, हाफ 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब इक्वेशन नंबर 10 में हम, इक्वेशन नंबर 10 में क्या करते हैं, आई का मल्टीप्लाई एंड क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो क्या होगा, अगर देखो हम किसी भी इक्वेशन में अगर गुणा या भाग करते हैं तो आपस में कैंसल आउट हो जाएगा, तो उससे कोई हमको दिक्कत नहीं होने वाला है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, ई जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 आई ओमेगा का स्क्वायर और इंटू क्या हो जाएगा, हमको डिवाइड करना है आई का, एक बार डिवाइड करना है, एक बार गुणा करना है, तो ये हमारा हो गया। अब इसको क्या करना है, इधर ले आएंगे, तो ई जे हो गया हमारा 1, ये हाफ हो जाएगा, आई का स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये हो गया हमारा, देख एक टर्म है आई स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, या हम क्या कर सकते हैं, आई और ओमेगा क्या है, इक्वेशन नंबर देखो हमारा 8 में क्या है, आई और ओमेगा बराबर होता है एल। तो हम इस वैल्यू को लिखते हैं ई जे क्या हो जाएगा हमारा आई, और ये सॉरी एल हो जाएगा, एल का स्क्वायर और 2 आई, क्या किए हैं यहाँ पे आई आएगा एक, है ना। तो यहाँ पे स्क्वायर तो पहले से है, केवल इसका वैल्यू होता है ना, ये आई ओमेगा का वैल्यू होता है एल, और यहाँ पे स्क्वायर पहले से लगा हुआ है, तो स्क्वायर को स्क्वायर मानते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एक वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू हमारा आ गया। अब देखो एल का वैल्यू हम क्या माने हैं, एल का वैल्यू हमारे पास ये है, ठीक है, एल का वैल्यू 0 से क्या हो जाएगा, 0 जे प्लस J1 J2 ये हो जाएगा। तो इसको क्या करना है, इक्वेशन नंबर हमको क्या करना है 9 में पुट करना है। एल के वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, एल बराबर क्या हो जाएगा, जे स्क्वायर अंडर रूट में जे प्लस 1, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये है ना, जे प्लस 1 और यहाँ पे हो जाएगा H2 पाई, H2 पाई, H2 पाई हो गया, और हो जाएगा 2i 1/में, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका पूरा हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हम क्या किए हैं, केवल एल का वैल्यू रख दिए हैं, किस में रख दिए हैं, तो हम मान सकते हैं इसको इक्वेशन नंबर 11, कुछ नहीं किए हैं। इक्वेशन नंबर 11 में हम क्या कर दिए, मान रख दिए, मान रख दिए, तो देखो अंडर रूट से अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा हमारे पास ई जे, जे का हो जाएगा जे प्लस जे प्लस 1 है ना, एच का स्क्वायर हो जाएगा, दो दूनी क्या हो जाएगा 4, और 4 का गुणा 2 से करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा। देखो 2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 का गुणा यहाँ 2 से करना है, तो 4 दूनी 8, हमारे पास क्या हो जाएगा 8 पाई का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर सबके लिए कॉमन है तो स्क्वायर सब में लगेगा, है ना। ये 8 पाई हो गया, और हमारे पास ये क्या है, आई पहले से है। एक इक्वेशन हमारे पास बन गया, इक्वेशन नंबर 12। ठीक है, ये इक्वेशन हमारा मोस्ट है। क्या हो गया, ई जे इज इक्वल टू क्या होता है, जे प्लस J1 जे प्लस 1, और क्या हो जाएगा एच पाई स्क्वायर 8 क्या हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा आई। यहीं से अपन को क्या करना है, अपन को अब देखो ये एनर्जी अगर 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, तो इसमें अलग अलग हमारे पास वैल्यू आता है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास वैल्यू हो जाएगा, देखो जे को अपन क्या मान सकते हैं, जे को 0 1 2 3 के फॉर्म में मान सकते हैं। ठीक है, अगर जे क्या हो जाएगा 0 1 2 3 हो जाएगा, इसमें अगर मान रख के देखते हैं तो हमारा एनर्जी लेवल पता चलेगा। जैसे ई जी के 0 हो जाएगा, ई जे के जगह हम जे के जगह क्या मान लिए, 0 मान लिए, 0 मान लिए, तो देखते हैं क्या होता है। ये हो जाएगा, सबसे पहले इसको रीअरेंजमेंट कर देते हैं, रीअरेंजमेंट इस इक्वेशन को करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास ई जे और 8 पाई स्क्वायर, ये आई इंटू क्या हो जाएगा जे, जे प्लस 1, ये हो जाएगा, है ना। अब इसमें अपन क्या करना है, जे का अपन 0 वाला लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ई 0 बराबर क्या हो जाएगा एच पाई, एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर आई इंटू क्या हो जाएगा 0 माने हैं 0 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 0। ठीक है,
कुछ नहीं किए हैं। अगर एनर्जी को अपन जीरो करते हैं, अगर उसमें कुछ ताकत नहीं लगाते, कुछ काम नहीं करते, तो हमारा काम भी क्या हो जाएगा, जीरो रहेगा। कुछ नहीं किए हैं, क्या किए हैं, ईजी का जीरो लगाए हैं। ठीक है, एक बार इसको फिर से समझाएंगे, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं फिर, है ना। अगर E1, अगर ई का वैल्यू अपन 1 मान लेते हैं तो क्या होता है देखते हैं। एच स्क्वायर हो जाएगा, ए टू स्क्वायर हो जाएगा, पाई आई, है ना। 1 1 + 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, एक एक दो हो जाएगा, दो एक, दो एकम दो, तो 2h² 8 पाई² और हमारा आई। अगर हम एनर्जी को 1 रखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 2h डबल हो जाएगा, 2h² अपान में 8 पाई² और आई हो जाएगा। अगर E2 का वैल्यू रखते हैं, E2 का रखते हैं तो क्या हो जाएगा, h² 8 पाई और आई, है ना। यहाँ पे 2 2 + 1 क्या हो जाएगा, देखो 2 1 3 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, है ना। 6 हो जाएगा, 6h² 8 पाई और आई। हम जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे उसका एनर्जी क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो क्या किए हम, देखो सबसे पहले यहाँ तक के बता देते हैं, यहाँ से कर देते हैं 5 और 7 में अपन क्या किए हैं, R1 R2 का वैल्यू था उसको पुट कर दिए, है ना। पुट करने के बाद क्या किए हैं, इक्वेशन नंबर 3 में मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम क्या किए हैं, पुट किए हैं। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये है तो इसमें हम क्या किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, क्या किए हैं अपना 5 और 7 को पुट किए हैं, तो ये पुट हो गया। 1 देखो दोनों का क्या है, बेस समान है तो क्या कर लिए, कॉमन मान लिए, और दोनों का क्या है, होल स्क्वायर में है। अब देखो ये और ये वैल्यू क्या है, सेम दिख रहा है, तो क्या है, कैंसल आउट हो जाएगा, एक बार होगा, लेकिन ये क्या है, 2 बार है, तो लिख लिए आई, है ना। आई का क्या है, इस पूरा वैल्यू को हम क्या माने हैं, म्यू माने हैं। ठीक है, म्यू क्या होता है, एक्चुअली हमारा रेड्यूस मास होता है, जो कि यहाँ पे देखो रेड्यूस मास। अब वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो क्या होता है, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 8 मान लिए। अब हमारा एल बराबर क्या होता है, जे अंडर रूट में जे प्लस कोष्टक में j+1 h पाई अपान 2 पाई। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 9 हो गया। और एनर्जी डायटोमिक मॉलिक्यूल क्या होता है, EJ अपान 1/2 है ना। और आई, इस आई क्या है, ओमेगा का स्क्वायर, इसको हम क्या माने हैं, इक्वेशन नंबर 10 माने हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर अब 10 को अपन फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, उसमें आई का एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार डिवाइड करेंगे। अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो वो आपस में कैंसल आउट हो जाएगा, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो वो कर दिए। अब इसको रीअरेंजमेंट किए हैं, आई को यहाँ आई से आई गुणा किए हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए किए हैं क्योंकि आई ओमेगा बराबर हमारा होता है एल, इक्वेशन नंबर 8 में। इक्वेशन नंबर 8 में पुट कर दिए, एल स्क्वायर लाए हैं, जबकि एल का वैल्यू क्या होता है, जे हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, ये यहाँ पे होता है अंडर रूट में जे, कोष्टक में होता है j+1, है ना। और होता है 2 पाई, ये हमारा क्या होता है, एल का वैल्यू होता है। अब ये क्या है, स्क्वायर में है तो स्क्वायर करके पूरा पुट कर दिए। अब अंडर रूट और स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया। अब j+1 इसका वैल्यू लिख दिए, एच का इसके लिए भी था, एच का जो स्क्वायर है उसके लिए भी था, तो एच स्क्वायर हो गया, 2 2 4 हो गया, 4 2 8। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, 8 पाई² हो गया, यहाँ तक स्क्वायर इक्वेशन 12। अब जे का वैल्यू 0 1 2 3 रखने पर क्या होता है हमारा, देखो ई है, ई को क्या है, एनर्जी का वैल्यू हम बढ़ाते जाते हैं। जैसे जैसे एनर्जी का वैल्यू बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारा क्या होता है, एनर्जी लेवल इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। ठीक है, अगर ई 0 का वैल्यू रखे हैं तो 0 आएगा, अगर एनर्जी को अपन 0 कर देते हैं तो 0 हो जाएगा। अगर E1 का वैल्यू माने हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा वैल्यू डबल हो जाएगा। देखो 2h² अपान 8 पाई² आई हो गया। और E2 का वैल्यू रखे हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा 6 गुना हो गया। ऐसे अगर अपन रखते जाते हैं, जैसे एक आंकड़ा और बता देते हैं आपको, अगर E3 रखते हैं, E3 का वैल्यू रखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, h² हो जाएगा, 8 पाई² हो जाएगा और आई, है ना। और जे की जगह क्या करना है, 3 हो जाएगा, और 3+1 ये इंटू में है, इंटू में 3 1 4 हो जाएगा, 4 3 12, तो क्या हो जाएगा 12h² और 8 पाई² और आई। ये हमारा क्या हो गया, हमारा जैसे जैसे वैल्यू रख रहे हैं, अगर 3 है तो उसका हो जाएगा 12 गुना। अब देखते हैं हम इसके लिए हम क्या करते हैं, एनर्जी लेवल का हम एक डायग्राम बनाते हैं। एनर्जी लेवल का डायग्राम बनाते हैं तो क्या होता है बता रहे हैं, है ना। ये हमारा हो गया एनर्जी लेवल का डायग्राम। एंगुलर मोमेंटम यहाँ लिखना है आपको, एंगुलर मोमेंटम। अब हमारा एनर्जी अगर 0 रहता है तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, है ना। और जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं, 1 है तो क्या हो जाएगा हमारा 2h² हो जाएगा, 8 पाई
यहाँ पे 2 है तो, है ना, 8 पाई स्क्वायर आई, और 3 है तो क्या हो जाएगा हमारा, 3 है तो हमारा हो जाएगा 6h 8 पाई स्क्वायर आई, और हो जाएगा हमारा 12, 4 है तो ये 2 है तो ये 2 के लिए है, अब ये 3 के लिए है, तो हमारा हो जाएगा 12 8 स्क्वायर और 8 पाई आई। देखो क्या होता है, हमारा एनर्जी लेवल का जो गैप है, जो गैप क्या होता है हमारा, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ते जाता है तो हमारा एनर्जी लेवल का डायग्राम में गैप भी बढ़ते जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, हम आज का टॉपिक रिजिड रोटर एनर्जी लेवल के लिए, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट हो गया, इक्वेशन है, एक बार आप बनाते जाओगे तब समझ आएगा, क्योंकि क्या है इक्वेशन को ज़्यादा आपको समझाया नहीं जा सकता है ना, जैसा जैसा वैल्यू था वैसे वैसे पुट करते गए और कुछ नहीं किए हैं। यहाँ पे लास्ट में क्या करना है, अपन को एनर्जी का मान रखना है 1 2 3, है ना, जे के वैल्यू में, तो रखते जाते हैं। तो यहाँ पे देखो हमको ये डायग्राम है, डायग्राम में हमको क्लियर पता चल रहा है, जैसे कि देखो 0 है तो यहाँ दोनों के बीच गैप कम है, फिर अगर वैल्यू रखते हैं तो क्या है गैप बढ़ते जाता है, यही हमारा क्या है रिजिड रोटर है, ठीक है। ये हो गया आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करो, ठीक है। नहीं समझ आया है तो कोई भी चीज़ समझ नहीं आया उसको कमेंट करके बताओ, ताकि हम आगे उसको आपको अच्छे से समझा सकें, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।